हेलो दोस्तों, तो मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल @SPG में। तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा मध्य पाषाण काल। आइए, मध्य पाषाण काल मध्य पाषाण काल को लघु पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। मध्य मध्य पाषाण काल को लघु पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। इस काल में तीर कमान का उपयोग करना सीख लिया था। इस काल में आदिवासियों को पूर्ण शिकार का ज्ञान हो गया था। आदिवासियों को पूर्ण शिकार का ज्ञान हो गया था और ये चॉपर, चॉपिंग, हैंडैक्स और ब्यूरिन तकनीक का उपयोग करते थे। तो ये जो थे चॉपर, चॉपिंग, हैंडैक्स और ब्यूरिन तकनीक का उपयोग करते थे शिकार करने में। इन्होंने इस टाइप के पत्थर बनाए हुए थे। इन्होंने पशुपालन शुरू कर दिया। इसी काल में पशुपालन शुरू कर दिया गया था और पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश से पाए गए। पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश से पाए गए। इसी काल में इन्होंने अपना पालतू पशु बनाया। पालतू पशु बनाया। और पालतू पशु क्या था? तो इनका जो पालतू पशु था वो था कुत्ता। पालतू पशु क्या था? तो पालतू पशु था कुत्ता। और इस पालतू पशु कुत्ते के जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं बाजौर राजस्थान से। पालतू पशु के साक्ष्य जो मिले हैं बाजौर राजस्थान। पालतू पशु के साक्ष्य बाजौर राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को लघु पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। इस काल में आदिवासियों ने तीर कमान का उपयोग करना सीख लिया था। इसी काल में शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया था। शिकार करने में चॉपर, चॉपिंग, हैंडेक्स और तकनीक और जो ब्यूरिन तकनीक थी, चॉपर, चॉपिंग, हैंडेक्स और ब्यूरिन तकनीक का प्रयोग प्रयोग करते थे ये शिकार करने में। और पशुपालन शुरू कर दिया था। पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश से प्राप्त होते हैं। पशु इन्होंने जो अपना पालतू पशु बनाया था, सबसे पहला पालतू पशु बनाया था इन्होंने अपना कुत्ता। और इस कुत्ते के साक्ष्य मिलते हैं बाजौर राजस्थान से। चलिए तो आगे चलते हैं हम अपनी इसी काल में इसी काल में मतलब मध्य पाषाण काल में बर्तन बनाना सीख लिया था। बर्तन के साक्ष्य बर्तन के जो साक्ष्य पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। प्रयागराज उत्तर प्रदेश। प्रयागराज संगम नगरी। प्रयागराज को किस नाम से जाना जाता है? प्रयागराज को संगम नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आते हैं मध्य पाषाण कालीन कुछ प्रमुख स्थल।
अब हम यहाँ पर कुछ मध्य पाषाणकालीन प्रमुख स्थलों के बारे में जानेंगे। पहला पहला है शंगनकुल्लू। यहाँ से मिलते हैं राख के टीले के साक्ष्य। और यह कहाँ पर स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। यह कहाँ पर स्थित है? यह कर्नाटक में स्थित है। दूसरा आता है जलहल्ली। यह भी हमारा कर्नाटक में स्थित है। और तीसरा आता है हमारा कुचाई। और कुचाई कहाँ पर स्थित है? तो कुचाई हमारा उड़ीसा में स्थित है। हमने क्या पढ़ा? मध्य पाषाणकालीन कुछ स्थल संगनकुल्लू, जिस यहाँ पर हमारे राख के टीले पाए गए, कर्नाटक में स्थित है। जलहल्ली, ये भी हमारा कर्नाटक में स्थित है। और कुचाई जो हमारा उड़ीसा में स्थित है। तो मध्य पाषाण काल के बारे में हमने पढ़ा। मध्य पाषाण काल में किस तरह से आदिवासियों ने संघर्ष किया, हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, किस टाइप से, कैसे उन्होंने अपने को सबसे आगे निकाला। और मध्य पाषाण काल में ही इन्होंने तीर कमान का प्रयोग करना सीख लिया था। और पहले सबसे पहले क्या था कि कच्चा मांस खाते थे और उन्हें आग का भी कोई ज्ञान नहीं था। ऐसी सभी चीजें, तो मानव इस टाइम संघर्ष करता हुआ आगे चल रहा है। फिर उन्होंने हैंड एक्स, चॉपर, चॉपिंग, इस टाइप के पत्थरों का उपयोग किया अपने शिकार को मारने के लिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल में ही शव दफनाने की प्रथा शुरू हुई। यहाँ पर क्या है कि मध्य पाषाण काल में ही शव दफनाने की प्रथा शुरू हो चुकी थी। पहला आता है दमदमा। दमदमा जो हमारा हरियाणा में स्थित है। दमदमा हरियाणा में स्थित है। और यहाँ से एक ही कब्र से तीन तीन समाधियां मिली हैं। एक ही कब्र से तीन समाधियां मिली। दूसरे नंबर पर आता है लेखैया, जो हमारा मिर्जापुर यूपी में स्थित है। कहाँ? यूपी के मिर्जापुर में स्थित है। यहाँ से मिले हैं 17 नरकंकाल। दमदमा हो गया, लेखैया हो गया, अब आता है लंगनाज। कौन सा? लंगनाज जो हमारा गुजरात में स्थित है। लंगनाज जो गुजरात में स्थित है, वहां से मिले हैं पशुओं की हड्डियों के साक्ष्य। पशुओं की हड्डियों के साक्ष्य। चौथे नंबर पर आता है मैदहा। महदहा। महदहा जो हमारा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। मैदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है और वहां से प्राप्त हुए हैं युगल समाधियां। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। मध्य पाषाण काल में ही शव दफनाने की प्रथा शुरू हुई थी। यहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि किस काल में शव दफनाने की प्रथा शुरू हो गई थी। तो मध्य पाषाण काल में ही शव दफनाने की प्रथा शुरू हो गई थी। पहला है दमदमा, जो हरियाणा में स्थित है। यहाँ एक ही कब्र से तीन तीन समाधियां मिली हैं। दूसरे नंबर पर आता है लेखैया, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित है। यहाँ से 17 नरकंकाल मिले हैं। तीसरे नंबर पर आता है लंगनाज, गुजरात, जहां से पशुओं की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। और चौथे नंबर पर आता है मैदहा, जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है और यहाँ से मिलती हैं हमें युगल समाधियां। यहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये सभी जो स्थल बताए गए हैं, ये मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं। ये सभी मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं। अब तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे नव पाषाण काल के बारे में। तीसरा है नव पाषाण काल।
तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है नवपाषाण काल। अब जो व्यक्ति है वो पर ईयर धीरे धीरे करके अब अपने को विशेष बना रहा है, यहाँ से वृद्धि कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। आइए, तो अब यहाँ से कृषि, नवपाषाण कालीन जो मानव है उसने अब कृषि करना भी सीख लिया है। अब वो कृषि करने लगा है। और कृषि के जो साक्ष्य मिले हैं, नवपाषाण कालीन कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं, जो बोलन नदी के किनारे पर स्थित है। पूछा जाता है कि मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो मेहरगढ़ पाकिस्तान की बोलन नदी के किनारे स्थित है। तो कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। अब कृषि की, अब नवपाषाण कालीन मानव ने कृषि सीख लिया है, और कृषि के जो सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं, जो बोलन नदी के किनारे स्थित है। मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है। पूछा जाता है कि बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है? तो पाकिस्तान के मेहरगढ़ को। अब दूसरे नंबर पर जो साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं कोल्डी हवा, प्रयागराज से। कोल्डी हवा कहाँ पर स्थित है? तो कोल्डी हवा प्रयागराज से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ से मिलती है धान की भूसी के साक्ष्य। धान की भूसी के साक्ष्य जो मिलते हैं वो कोल्डी हवा प्रयागराज से प्राप्त होते हैं। पहला अनाज, मतलब मानव ने सबसे पहला कौन सा अनाज उगाया था? तो पहला अनाज उगाया था, पहला अनाज था यव, जिसको बोलते थे जौ। तो पहला अनाज कौन सा था? यव, जिसको बोला जाता था जौ। अब इसी में पहिए का आविष्कार भी, पहिए का आविष्कार भी इसी काल में हुआ है। किसका? तो पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ है। अक्सर पूछा जाता है कि पहिए का आविष्कार कौन से काल में हुआ है? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। इस काल में ही छोटे पत्थरों का प्रयोग किया था। इस काल में ही इसी काल में ही छोटे पत्थरों का प्रयोग किया, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। इसी काल में इन्होंने शिल्प का प्रयोग किया। शिल्प का प्रयोग किया। तो आइए एक और बार रिपीट कर देते हैं। नवपाषाण काल, नवपाषाण कालीन मानव ने कृषि करना सीख लिया था। कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ बोलन नदी के किनारे स्थित है, और मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। कोल्डी हवा, कोल्डी हवा जो हमारा प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहां से धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पहला अनाज जो उगाया था वो था यव, जिसे जौ कहा जाता है। पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ है। इस काल में छोटे पत्थरों का प्रयोग किया गया, जिन छोटे पत्थरों को माइक्रोलिथ कहा गया। और शिल्प का प्रयोग भी इन्होंने इसी काल में किया। अब धीरे धीरे जो मानव है वो ग्रोथ करता जा रहा है। आइए और आगे चलते हैं। नवपाषाण काल, इसी काल में मानव ने स्थायी आवास शुरू कर दिया था। यानी कि अब से पहले क्या था? अब से पहले मनुष्य जो मानव था
वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे से तीसरे पर, मतलब इधर उधर भागता था। उसका जो जीवन था वो खानाबदोश था और वो कभी भी स्थिर नहीं रहा। लेकिन अब नवपाषाण काल में क्या हुआ, लोग स्थिर होकर रहने लगे। सबसे पहले झोपड़ियां बनाई गई, झोपड़ों से कस्बे बनाए गए। लेकिन मनुष्य जो है वो धीरे 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 अब एक पास होकर, एकजुट होकर रहने लगे हैं। यानी कि उन्होंने अब स्थायी आवास शुरू कर दिया है, एक स्थान पर रहकर एकजुट होकर अब वो रहने लगे हैं। कुछ प्रमुख स्थल हैं, कुछ प्रमुख स्थल नवपाषाण कालीन, कुछ प्रमुख स्थल। पहला है चिकलीहल, पहला है चिकलीहल, चिकलीहल और हल्लूर जो हमारे कर्नाटक में स्थित है। चिकलियर और हल्लूर जो कर्नाटक में स्थित है। उतनूर जो तेलंगाना में स्थित है। और तीसरे नंबर पर आता है चिरांद। चिरांद कौन सा है, जो हमारा बिहार में स्थित है। चिरांद कौन सा है जो हमारा बिहार में स्थित है। पहला है चिकलीहल, हल्लूर जो कर्नाटक में स्थित है, उतनूर जो तेलंगाना में स्थित है, और चिरांद जो हमारा बिहार में स्थित है। चौथा आता है हमारा गुफकराल। गुफकराल जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। गुफकराल जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, यहाँ से मिलते हैं गर्तावास के साक्ष्य। यहाँ से मिलते हैं गर्तावास के साक्ष्य। गर्तावास क्या होता है, गर्तावास होता है गड्ढे के साक्ष्य। यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढों के साक्ष्य पाए गए हैं। अब आता है बुर्जहोम। बुर्जहोम ये भी हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है, और यहाँ मानव के साथ कुत्ते के शव दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। मानव के साथ कुत्ते के शव दफनाने के साक्ष्य इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि मनुष्य ने सबसे पहले जो को पालतू पशु पाला था वो था कुत्ता, क्योंकि मानव के साथ कुत्ते के शव दफनाने के जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं बुर्जहोम से। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर। एक आता है पाउजली हैंडिंग। पाउजली हैंडलिंग असम में स्थित है, जहां से मिलते हैं जैगाइट पत्थर के साक्ष्य। जैगोइट पत्थर। और एक आता है हथनौरा। हथनौरा जो हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। हथनौरा जो मध्य प्रदेश में स्थित है और मानव खोपड़ी के साक्ष्य। यहाँ से मिले हैं मानव खोपड़ी के साक्ष्य। तो मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ। चिकलीहर हल्लूर जो कर्नाटक में स्थित है, उतनूर जो तेलंगाना में स्थित है, चिरांद जो बिहार में स्थित है, गुफ्तराल जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, गर्तावास गड्ढे के साक्ष्य पाए गए हैं, बुर्जहोम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, मानव के साथ कुत्ते के शव दफनाने के साक्ष्य पाए गए हैं। एक है पाउजली हैंडिंग जो असम में स्थित है, यहाँ से जैगेट पत्थर के साक्ष्य मिले हैं। हथनौरा जो मध्य प्रदेश में स्थित है, मानव खोपड़ी के साक्ष्य पाए गए हैं। ये सभी जो स्थल हैं ये नवपाषाणकालीन स्थल हैं। ये सभी नवपाषाणकालीन स्थल हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आपका भाई आपके साथ है, आपको मेहनत करनी है, आपको दिल जान से मेहनत करनी है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है आपको। तो जागो और खड़े हो जाइए और तत्पर अपनी तैयारी को कर दीजिए शुरू। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।